आज हम नेपाल पर थोड़ी गहरी नजर डाल रहे हैं। ये देश मतलब भारत और चीन के बिल्कुल बीच में है। हाँ, और इसकी एक खास बात यह भी है कि दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सिर्फ दो ही देशों से लगती हैं। सही कहा। और एक तथ्य जो मुझे काफी दिलचस्प लगा कि नेपाल कभी किसी का उपनिवेश नहीं बना। बिल्कुल। तो आज कोशिश है कि नेपाल को जल्दी से लेकिन ठीक से समझें। इसका भूगोल, इतिहास, राजनीति, संस्कृति और हाँ, भारत के साथ इसके रिश्ते। हाँ, और ये देखना रोचक होगा कि कैसे ये देश अपनी खास भौगोलिक स्थिति और इतिहास के बीच अपनी पहचान बनाता रहा है। तो पहले भूगोल की बात करते हैं। हिमालय में है, भारत और चीन के बीच, राजधानी काठमांडू, भाषा मुख्य रूप से नेपाली है और धर्म ज्यादातर हिंदू, पर बौद्ध धर्म का भी काफी असर है ना? हाँ बिल्कुल। हिंदू बहुसंख्यक है लेकिन बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। लुम्बिनी, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, वो यही नेपाल में है। हाँ, अरे हाँ, लुम्बिनी। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे वहां सगरमाथा कहते हैं। जी, सगरमाथा। और काठमांडू का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भी यही है। तो ये देश मतलब भौगोलिक रूप से काफी बटा हुआ है, जैसे वो तराई, पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्र। हाँ, मोटे तौर पर तीन हिस्से हैं। दक्षिण में समतल मैदानी इलाका, वो तराई है, खेती के लिए बहुत जरूरी। बीच का पहाड़ी क्षेत्र है और उत्तर में पूरा बर्फीला हिमालय। और ये विविधता सिर्फ नक्शे पर नहीं है, इसका असर तो हर चीज पर पड़ता होगा। बिल्कुल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सब पर। तराई में खेती, पहाड़ों का अपना कल्चर, और हिमालय मतलब पर्यटन, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, दुनिया भर से लोग आते हैं। सही बात है। लुम्बिनी और सगरमाथा तो मतलब नेपाल की वैश्विक पहचाने एक तरह से। अच्छा, अब जरा इतिहास पर आते हैं। ये बात कि ये हमेशा स्वतंत्र रहा, उपनिवेश नहीं बना, ये कैसे हुआ? और आधुनिक नेपाल की शुरुआत कब हुई? आधुनिक नेपाल की नींव वो 18वीं सदी में रखी गई। गोरखा राजा थे पृथ्वीनारायण शाह। उन्होंने कई छोटी छोटी रियासतों को एक किया। अच्छा। और ये जो स्वतंत्रता वाली बात है, ये दक्षिण एशिया में नेपाल को बहुत खास बनाती है। मतलब बाहरी ताकतों का सीधा दखल कम रहा। हाँ, ये तो है। जब आसपास सब गुलाम थे तब आजाद रहना ये बड़ी बात है। इसने अपनी पहचान और संस्थाओं को एक अलग तरीके से विकसित होने का मौका दिया। और फिर राजनीति में बड़ा बदलाव आया 2008 में, जब राजशाही खत्म हुई। जी, 2008 में सदियों पुरानी राजशाही खत्म हुई और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब केंद्र और प्रांतों वाली व्यवस्था। हाँ, शक्तियों का बंटवारा। फिर 2015 में नया संविधान भी लागू हुआ। आजकल राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख। तो ये दोनों 2008 और 2015 ये नेपाल के आधुनिक सफर के बहुत बड़े मोड़ हैं। बिल्कुल, इन्होंने देश की पूरी राजनीतिक दिशा ही बदल दी। अब बात करते हैं भारत नेपाल संबंधों की। स्रोत बताते हैं कि रिश्ते बहुत पुराने हैं, गहरे हैं, सांस्कृतिक जुड़ाव है। हाँ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते तो हैं ही। रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। और सबसे अनोखी चीज शायद ये खुली सीमा है। लोग बिना वीजा आ जा सकते हैं। ये वाकई बहुत खास है। दुनिया में कम ही जगह ऐसा मिलेगा। व्यापार, शिक्षा, तीर्थ यात्रा, इलाज, बहुत कुछ जुड़ा है इससे। लेकिन हाल के सालों में कुछ तनाव भी सुनने में आया है। सीमा को लेकर कुछ मुद्दे जैसे काला पानी और लिपू लेक। हाँ, कुछ सीमा विवाद उभरे हैं। ये रिश्तों में थोड़ी जटिलता लाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि लोगों का आना जाना, व्यापार, वो सब चलता रहता है। तो मतलब राजनीतिक स्तर पर भले ही कभी तनाव हो, लोगों के बीच रिश्ता मजबूत है काफी हद तक। और भारत आज भी नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है। ये भी एक सच्चाई है। अर्थव्यवस्था पर आते हैं। ज्यादातर कृषि पर निर्भर है ना? हाँ, कृषि रीढ़ की हड्डी है। लेकिन एक और बहुत बड़ा हिस्सा है रेमिटेंस का। रेमिटेंस मतलब जो नेपाली बाहर काम करते हैं वो पैसा भेजते हैं। बिल्कुल, वो पैसा अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। और फिर पर्यटन तो है ही, एवरेस्ट, लुम्बिनी और दूसरे ट्रैकिंग रूट्स वगैरह। हाँ, पर्यटन तो जाहिर है अहम होगा। और इसमें हमें भारत और चीन से मिलने वाली आर्थिक मदद को भी गिनना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है। और संस्कृति, ये मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि हिंदू और बौद्ध धर्म कैसे इतने घुले मिले हुए हैं वहाँ। हाँ, ये नेपाल की खासियत है। एक अनूठा संगम है। पशुपतिनाथ भी वहीं, लुम्बिनी भी वहीं। और बहुत सारे अलग अलग समुदाय भी हैं, जैसे नेवार, गुरुंग, शेरपा, थारू। जी, बहुत विविधता है। सबकी अपनी भाषाएं, अपनी परंपराएं। त्योहार भी खूब मनाए जाते हैं। दशैं, तिहार, बुद्ध पूर्णिमा। और खाने की बात करें तो
दाल भात तो सुना है, और मोमोज। अरे हाँ, दाल भात तो रोज का खाना है और मोमोज तो बहुत ही लोकप्रिय हैं। ये सांस्कृतिक विविधता वाकई नेपाल की एक बड़ी ताकत लगती है। बिल्कुल, ये सह अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर चुनौतियां भी होंगी, जैसे राजनीतिक अस्थिरता का जिक्र आता है कई बार। हाँ, वो एक मुद्दा रहा है। सरकारें बदलती रही हैं, इससे नीतियों में निरंतरता बनाए रखना मुश्किल होता है। और औद्योगिक विकास भी शायद उतना तेज नहीं है। युवा बाहर जा रहे हैं अवसरों के लिए। ये भी एक चुनौती है, युवाओं का पलायन रोकना, देश में ही अवसर पैदा करना। और सबसे बड़ी चुनौती शायद ये है कि भारत और चीन जैसे दो इतने बड़े पड़ोसियों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। ये हमेशा से नेपाल की विदेश नीति का सबसे अहम और नाजुक पहलू रहा है। दोनों से अच्छे रिश्ते रखते हुए अपने हितों को साधना, ये लगातार चलने वाला काम है। तो संक्षेप में कहें तो नेपाल भौगोलिक रूप से अनोखा है, इतिहास में हमेशा स्वतंत्र रहा, संस्कृति बहुत रंगीन है और भारत का बहुत अहम पड़ोसी और मित्र है। हाँ, खुली सीमा, साझा संस्कृति, ये सब रिश्तों को खास बनाते हैं। भले ही हाल में कुछ मुद्दे भी सामने आए हों, जी। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। भविष्य में, मान लीजिए अगले 10 साल में, नेपाल अपनी इस खास रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल कैसे कर सकता है भारत और चीन के बीच रहकर अपने विकास और अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को और मजबूत करने के लिए? हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। नेपाल इस संतुलन को कैसे साधेगा और अपनी स्थिति का लाभ कैसे उठाएगा, ये देखने वाली बात हो।